नमस्कार दोस्तों, 11 अगस्त 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है द कंस्ट्रक्ट बिहाइंड द शाइनिंग यूपी कार्ड। देखिए, ओवरऑल यहाँ पे विद्या सुब्रमण्यम जी जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये यूपी की बुराई कर रही हैं। ओवरऑल योगी आदित्यनाथ जी की बुराई कर रही हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मोदी जी ने और अमित शाह जी ने योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की है, यूपी को एक स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट माना है। लेकिन ओवरऑल विद्या सुब्रमण्यम इस सारे के सारे प्रेज को रिफ्यूट करते हुए बोल रही हैं कि यूपी का ग्रोथ मॉडल बिल्कुल भी अच्छा नहीं और यूपी में लोग काफी परेशान रहे पैंडेमिक के दौरान। और ओवरऑल यहाँ पे आदित्यनाथ जी की तारीफ की जा रही है कि सेकंड वेव को बड़ा अच्छा से मैनेज किया है। तो क्या बताया जा रहा है, किस प्रकार से बुराई की जा रही है, इसको देख लेंगे। ओवरऑल इस प्रकार के आर्टिकल्स में कुछ बहुत वैलिड निकल के नहीं आता है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, बट हाँ सुनने में अच्छे लगते हैं, थोड़े मसालेदार टाइप के होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अनपैकिंग द रेजिलियंसी ऑफ ग्लोबल ट्रेड येट अगेन। देखिए, दामू रवि जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। वैसे तो ये एक सर्विंग फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, MEA में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनके आर्टिकल में मुझे कोई बहुत ज्यादा सरकार की तारीफ नहीं दिखी है। यहाँ पे दामू रवि जी ने एक व्यू पॉइंट दिया। व्यू पॉइंट ये है कि जब भी पूरी दुनिया में कोई क्राइसिस आई है, तब भी इंटरनेशनल ट्रेड को तब इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए गए। तो इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छा करने के लिए IMF बनाना, फिर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना, फिर GATT के ऊपर नेगोशिएशंस, IEA बनाना, G20 समिट बनाना। तो ओवरऑल कैसे दुनिया ने अलग अलग समय पे ट्रेड रिलेशंस को अच्छा करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, ओवरऑल ट्रेड के फिगर्स को इंप्रूव किया। तो उसी प्रकार से कोविड-19 के इस पैंडेमिक के बाद भी ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी से कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यही दामू रवि बोल रहे हैं। इसको देखेंगे। फिर रिसेंटली आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रही है और मोदी जी ने यहाँ पे मैरीटाइम राइट्स को लेके एक बहस छेड़ी है। मोदी जी ने यहाँ पे 5 pronged प्रिंसिपल दिया है मैरीटाइम राइट्स को सिक्योर करने के लिए। वो जो 5 pronged प्रिंसिपल है वो ने कल के करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस भी किया। अब ओवरऑल अभी रिसेंटली UNSC की इस डिबेट में हुआ क्या, कैसे चाइना एक तरफ, चाइना रशिया एक तरफ और USA दूसरी तरफ, और दोनों एक दूसरे को लड़ने लगे। सी ऑफ इजोव यूक्रेन के मुद्दे को लेकर रशिया के साथ और साउथ चाइना सी के मुद्दे को लेकर चाइना के साथ। तो ओवरऑल इस पूरे आर्टिकल में UNSC की जो प्रेसिडेंटशिप इंडिया ने करी है उसके रिस्पेक्ट में बातचीत बताई गई है। क्या इंडिया इस चीज में सक्सेसफुल रहा है, तो एक व्यू पॉइंट ये देखेंगे। फिर नेक्स्ट, अंडरमाइनिंग जस्टिस। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है कि सरकार ट्राइब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स में जो अपॉइंटमेंट है उनको करने में बहुत डिले कर रही है। तो हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में करने में सरकार इतना डिले क्यों कर रही है, और ट्राइब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट में करने में सरकार इतना डिले क्यों कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट के लिए जो कमिटीज होती हैं वो रिकमेंडेशंस दे देती हैं सिलेक्शन कमेटी, बट सरकार अपॉइंट नहीं करती। कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए जो कोलेजियम सिस्टम है उसकी तरफ से रिकमेंडेशन आता है, बट हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो केंद्र की सरकार ये अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रही है, और ओवरऑल रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है गवर्नमेंट को कि आपका इतना लैकेसाइडल एटीट्यूड क्यों है, क्यों आप इतना डिले कर रहे हो अपॉइंटमेंट्स को लेके। तो उसके बारे में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका देखिए सीधे RSS विरोधी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्रिटिसाइज कर रहा है। वैसे मैं इसको डिस्कस करने वाला नहीं हूं, बट मुद्दा क्या है मैं मुद्दा आपको बता देता हूँ। रिसेंटली मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वहां पे मानसून सेशन चल रहा था, और इस मानसून सेशन के दौरान जो अपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने ये डिमांड उठाई कि जो स्टेट हॉलीडे होता है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल, इस स्टेट हॉलीडे को आप डिक्लेयर करो। मतलब स्टेट हॉलीडे ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल, ये जो अगस्त 9 को पहले मनाया जाता था, आप इसको डिक्लेयर करो। अब इंडिजिनियस पीपल अच्छे खासे हैं आपके मध्य प्रदेश में। ओवरऑल अगर आप झारखंड की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, तो इन दोनों स्टेट्स में 9 अगस्त एक पब्लिक डे है जो कि है इंटरनेशनल डे ऑन वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। इसी दिन को मध्य प्रदेश के अंदर भी छुट्टी डिक्लेयर करने की बात की जा रही है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में वो ऐसा कर नहीं रही। जब कांग्रेस लेड सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने 9 अगस्त को हॉलीडे डिक्लेयर किया था, बट बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। तो ओवरऑल इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसकी आइडेंटिटी आदिवासी आइडेंटिटी को हटा देती है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देती है। तो इस प्रकार की बातें कही गई हैं। तो ओवरऑल anti-RSS बातें हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पे क्या है, तो मुद्दा है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स डे का रिकॉग्निशन। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल ये 9 अगस्त को आता है, इस बात को याद रखिएगा। और ओवरऑल जो इंडिजीनियस पीपल हैं, जो आदिवासी पीपल हैं, उनके राइट्स की रिकॉग्निशन की बात की जाए तो आप इस पर्टिकुलर मुद्दे को किसी क्वेश्चन में भी, आंसर में भी कोट कर सकते हो कि हाँ भाई, अपोजिशन जो है
वो मध्य प्रदेश में इस पर्टिकुलर दिन को 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर वर्ड्स इंडिजिनस पीपल को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करवाने की कोशिश कर रहा है, जो कि झारखंड छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी है। तो इस प्रकार के पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर होने चाहिए। इससे क्या है कि सॉफ्ट पावर होती है इंडिजिनस पीपल की, वगैरह वगैरह करके आप एक स्टेटमेंट मार सकते हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ क्वेश्चन। कहीं रेलेवेंसी के साथ ही मारोगे आप, एकदम से नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इट्स द इकोसिस्टम स्टूपिड। ये बड़ा ही अलग आर्टिकल लगा मुझे। अलग आर्टिकल क्यों लगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे शुरुआत कहीं और से हुई, ये पहुंच कहीं और गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अब जैसे इंडिया के जो स्पोर्ट्समैन हैं वो टोक्यो ओलंपिक्स में खेलने गए, उन्होंने वर्ल्ड बेस्ट एथलीट से compete किया और कुछ हद तक वो हमारे लिए मेडल भी जीत के लाए। तो ओवरऑल लास्ट कुछ ईयर में ऐसा क्या हुआ है कि हमारे जो एथलीट्स है वो इंटरनेशनल स्टेज पे compete कर पा रहे हैं, थोड़े बहुत मेडल जीत पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? प्लस जापान की तरफ से हमको क्या मैसेज आया है, मतलब हमारे वर्ल्ड एथलीट्स दुनिया भर में compete कर रहे हैं और हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो नहीं compete कर पा रहे हैं। बेसिकली RCEP को घुसेड़ दिया है एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। ये मुझे बड़ा अजीब लगा। अजीब क्या लगा, चलिए ठीक है, कहीं से भी कंटेक्स्ट मिलाना है। तो जैसे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल का सार क्या है कि भाई जो हमारे एथलीट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया भर के एथलीट्स के साथ compete कर रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब RCEP की निगोसिएशंस की बात होती है तो जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो पीछे हट जाते हैं, इंडियन प्रोड्यूसर्स को वल्नरेबल की कैटेगरी में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या व्यू पॉइंट बताया जा रहा है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। किसने किसने हमको ज्वाइन किया है? तो प्रीति हर्षिता सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, 98_VB ने हमको ज्वाइन किया है, विलोकित गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया। विलोकित गुप्ता का ये 4th मंथ है एज अ मेंबर। वेरी वेरी वेलकम विलोकित टू माय चैनल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कमल बैदवान ने हमको ज्वाइन किया। तो कमल बैदवान, विलोकित गुप्ता, 98_VB और प्रीति हर्षिता सिंह, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। स्पेशल वेलकम टू विलोकित गुप्ता, 4 months एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग। आपका सपोर्ट है एंड दैट्स मैटर्स अ लॉट टू मी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के अगर हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली हेल्प करिए, इट क्वाइट हेल्प्स अ लॉट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी इस हिंदू एडिटोरियल लेक्चर की। साथ साथ harshitdivedi.com पे डेली बेसिस पे शाम को जो करंट अफेयर्स का जिस्ट है वो अपलोड हो जाता है, आर्टिकल वाइज वो अपलोड होता है, तो आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हैं। और जो मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डिस्कस करता हूँ उसकी PPT भी नेक्स्ट दिन तक आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड मिल जाती है, तो आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हो। तो चलिए चालू करते हैं अपना डिस्कशन, द कंस्ट्रक्ट बिहाइंड द शाइनिंग यूपी कार्ड। तो अब यहाँ पे यूपी शाइनिंग कार्ड की भैया भर भर के बुराई की है विद्या सुब्रमण्यम जी में। विद्या सुब्रमण्यम जी का क्या बोलना है कि रिसेंटली अगर आप देखो तो ये जो आपका योगी आदित्यनाथ जी के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी काफी तारीफ की है नरेंद्र मोदी जी ने, और यूपी को नंबर 1 स्टेट बनाया जा रहा है इंडिया का। अब यहाँ पे विद्या सुब्रमण्यम जी काफी आश्चर्यचकित है कि यूपी नंबर 1 स्टेट कैसे हो गया। तो अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर, जिसमें यूपी नंबर 1 पे आया है। तमिलनाडु जिसका डेवलपमेंट और वेलफेयर का इतना तगड़ा रिकॉर्ड है उसको नंबर 3 पे रखा गया है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है। तो नंबर 1 यूपी, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 तमिलनाडु। अब खास बात यहाँ पे ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूपी को आपने नंबर 1 पे रख दिया। प्लस रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ की गई है। ओके, और अभी कुछ बीच में ऐसा भी था कि मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में कुछ चीजों को लेकर मतभेद हो गया था। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक गुजरात कैडर का IAS ऑफिसर था, मोदी जी उसके लिए कोई बहुत क्रीम पोस्टिंग चाहते थे, योगी आदित्यनाथ जी उसको वो पोस्टिंग नहीं देना चाहते थे, बाद में मैटर सुलट गया। तो अभी के लिए ऐसा सुनने में आ रहा था कि मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे जो टॉप लीडरशिप की तरफ से तारीफ आ रही है योगी आदित्यनाथ जी को, इसको क्रिटिसाइज कर रही विद्या सुब्रमण्यम जी। तो मिस्टर मोदी जी और मिस्टर शाह जी ने क्या बोला कि भाई क्या जबरदस्त तरीके से कोविड-19 की सेकेंड वेव को हैंडल किया है योगी आदित्यनाथ ने। इस बात को तुरंत ही आल्ट न्यूज ने रिफ्यूट कर दिया है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम विद्या सुब्रमण्यम जी भी बोल रही है कि पैंडेमिक के समय पे यूपी में हॉस्पिटल बेड्स की कमी थी, एम्बुलेंसेस की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, कई मेन और वुमेन तो ऑक्सीजन की डिमांड करते करते ही मर गए। इतने सारे लोग मरे हैं कि डेथ को छुपा पाना यूपी की सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। ओवरऑल गंगा नदी में लाशें तैरती हुई नजर आई हैं। ये सब चीजें ओपनली
डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ऐसा बोल नहीं विद्या सुब्रमण्यम जी। तो ये तारीफ कर देना कि यूपी की सरकार ने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, ये बिल्कुल गलत है। फिर यहाँ पे ओमर रशीद जो कि द हिंदू के, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स लिए, उन स्टेटमेंट्स की बेसिस पे ये जस्टिफाई किया है कि कैसे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड-19 की पैंडेमिक के समय पे। फिर यूपी में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे, वहां पे जो टीचर्स है उनका डिप्लॉयमेंट हुआ था, तो उसके चलते 2000 यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की मृत्यु हो गई कोविड-19 के चलते। बात पहले तो राज्य सरकार ने इस बात को मानने से मना कर दिया कि कोविड की वजह से मृत्यु हुई, बाद में उन्होंने माना और कंपनसेशन भी दिया है। ओवरऑल यूपी की जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना वायरस की, वो बड़ी खतरनाक थी और उसमें किसी भी प्रकार की कोई एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिखाई थी। तो ये बात बोलना कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एफिशिएंसी दिखाई है, योगी आदित्यनाथ जी ने सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस को बहुत एफिशिएंटली हैंडल किया है, ये एकदम झूठ है, ऐसा बोल रही है यहाँ पे विद्या सुब्रमण्यम साहब। फिर कोविड-19 टेस्टिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, वैक्सीन शॉट्स को लेके यूपी नंबर 1 पे है, इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी अपनी ब्रांड को दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको भी गलत बता रहे हैं। नेशनल एवरेज के हिसाब से यूपी बहुत पीछे है, ऐसा यहाँ पे बता रही हैं विद्या स्वामीनाथन जी। किसके हिसाब से? विद्या सुब्रमण्यम जी। किसके हिसाब से? चाहे आप कोविड-19 की शॉट्स की बात कर लो, चाहे आप नंबर ऑफ टेस्ट्स की बात कर लो। फिर क्राइम डाटा को लेके यहाँ पे विद्या सुब्रमण्यम जी क्रिटिसाइज कर रही हैं यूपी की सरकार को, और योगी आदित्यनाथ को इनका ये बोलना है कि वुमेन सिक्योरिटी बीजेपी का प्रॉमिस है, लेकिन आर्ट न्यूज की एनालिसिस ये बताती है कि यूपी इज ऑन टॉप फॉर कस्टोडियल रेप्स एंड डाउरी डेथ्स। तो कस्टोडियल रेप्स और डाउरी डेथ्स के लिए यूपी टॉप पे है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का ये बोलना है कि डाउरी डेथ्स पर 1 लाख पीपल यूपी में देश में सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये सब बूथ कैप्चरिंग और इंटिमिडेशन की क्राइम्स आज भी यूपी में होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में बहुत ज्यादा खराब है। ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत एग्रेशन किया है, गैंगस्टर्स वगैरह को दबाया है, लेकिन वो गैंगस्टर वगैरह को भी धर्म के आधार पर और कास्ट के आधार पर दबाया गया है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो कुल मिला के अब देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर स्टेट के सरकार की बुराई कर रहे हो और साथ साथ आप हमारे देश के लीडर्स की भी बुराई कर रहे हो। तो विद्या सुब्रमण्यम जी जब इस आर्टिकल को लिख रही हैं, तो उन्होंने आल्ट न्यूज को एनालिसिस को कोट किया। अब आल्ट न्यूज की एनालिसिस कितनी सही है कितनी गलत है उसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, कोविड-19 के पैंडेमिक के समय की एफिशिएंसी पे जरूर सवाल उठाया जा सकता है कि भाई कोविड-19 के समय पे तो डेफिनेटली हालात बहुत खराब थे, केवल यूपी में नहीं पूरे देश में हालात खराब थे। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का कार्ड और ओवरऑल यूपी में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये बहुत नॉर्मल बात है। 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि हम जीतें। अगर यहाँ पे बीजेपी के अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती तो वो भी यही करती, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती। तो यहाँ पे बीजेपी ऐसा कर रही है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, मतलब आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। ये अलग बात है कि आप किसको जिताना चाहते हो वोट डाल के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। विद्या सुब्रमण्यम जी का एक व्यू पॉइंट था जो कि हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट बात करते हैं, अनपैकिंग द रेजिलियंसी of global trade yet again. Given by the past experiences and historic ruptures, there is a hope for global trade recovery in the post-COVID world. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, पिछले साल कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था बड़ा खतरनाक था। पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी 4.4% से कम हो गई और ग्लोबल ट्रेड 5.3% से कम हुआ है। जॉब लॉसेस 75 मिलियन का, मतलब दुनिया भर में 7.5 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। और इस प्रकार की क्राइसिस से जूझने के लिए कंट्रीज ने पैंडेमिक इंड्यूस्ड शॉर्टेजेस को टैकल करने के लिए कंट्रीज ने प्रोटेक्शनिस्ट रिएक्शंस दिए। प्रोटेक्शनिस्ट रिएक्शंस मतलब कि ओवरऑल जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपने देश के लिए रखना, उसको ज्यादा एक्सपोर्ट मत करना। नेशनलिस्टिक एक्सप्रेशन दिखाना, तो ब्राजील में, यूके में, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में, हर जगह पे नेशनलिस्टिक एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं। बाहर के इमिग्रेंट्स को ज्यादा वेलकम नहीं किया गया है, कि कमोडिटीज के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इससे कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन्स भी खतरे में आ गई हैं और यहाँ पे एक ब्लेम गेम सा शुरू हो गया। ठीक है, अब जैसे ट्रेड ओपननेस की वजह से, ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से ट्रेड डेफिसिट्स हैं, इनकम इनइक्वालिटीज हैं, तो यूएस ने चाइना के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स को बाहर के रिफ्यूजीज, मतलब रिफ्यूजीज तो नहीं, बाहर के इमिग्रेंट्स के लिए क्लोज कर दिया। तो कुल मिला के अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड की अगर आप बात करो तो जो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स और एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो भी एस्टिमेशंस आ रहे हैं वो बहुत ग्लूमी है, बिल्कुल अच्छे हैं नहीं। फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। अब पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे यहाँ पे चीजें की जा रही है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस बना, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बने जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF बना, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, और इसने अपना अपना रोल प्ले किया है पोस्ट वॉर इकोनॉमी को सुधारने के लिए। फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर बातचीत हुई 1947 में, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड के सामने जो भी ट्रेड बैरियर्स थे उनको कम करने की कोशिश की गई। फिर ऑयल शॉक्स की बात की जाए तो 1970s में एक ऑयल ग्लट आया था, ऑयल शॉक आया था, जिसके चलते इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बनाया गया 1974 में, ताकि ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस को टैकल किया जा सके और अवेयरनेस फैलाई जा सके, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। फिर 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसके बाद G20 लीडर समिट हुआ। पहले G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स फोरम थी, 1999 में बनी थी, ठीक है ना। ओवरऑल G20 लीडर समिट पे बहुत फोकस किया गया 2008 के बाद। फिर G7। तो कुल मिला के आप देखोगे कि पहले जब भी क्राइसिस आई हैं, उन क्राइसिस को टैकल करने के लिए कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जिन्होंने ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड को सुधारने की कोशिश की है और सुधरा भी है। 1950 में पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो था $60.8 बिलियन। 1980 तक ये ट्रेड हो गया $2049 बिलियन, यानी $2 ट्रिलियन से ज्यादा। 2000 तक ये ट्रेड पहुंच चुका है $6452 बिलियन, यानी $6.4 ट्रिलियन, और 2019 तक ये ट्रेड पहुंच चुका है $19 ट्रिलियन पे। मतलब इतना जबरदस्त तरीके से जो ट्रेड पैटर्न्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अब ओवरऑल अगर आप पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से देखो तो हमें फिर भी ऑप्टिमिज्म नजर आता है। मतलब कि कुछ ना कुछ हमको ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड क्राइसिस में ऐसा किया जाएगा कि ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनली कंट्रीज आपस में compete करें तब एफिशिएंसी आती है, कंज्यूमर्स के पास ज्यादा चॉइस आती है, इंटरनेशनल इकोनॉमी को एक पुश मिलता है। तो ये सब चीजें अच्छी तब होती हैं जब आप ट्रेड मेजर्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आई है तब इंटरनेशनली ट्रेड को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। तो पोस्ट कोविड क्राइसिस के बाद भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, और इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज ने स्टिमुलस पैकेज दिए हैं। उस स्टिमुलस पैकेज के चलते बहुत सारे लोगों की जेब में पैसा आया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सेविंग्स कर रखी हैं, उनके पास कुछ फाइनेंशियल बफर्स हैं। आगे आने वाले समय में ये अभी की जो डॉर्मेंट ग्लोबल सप्लाई चेन है, हो सकता है ये रेजिलियंट हो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़े, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़े, और इस प्रकार की चीज़ों की जरूरत भी है। पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में WTO के जो मेंबर्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऐसे रूल्स को फैसिलिटेट करेंगे जिससे नेशनल सॉवरेन पॉलिसी के साथ अलायंस करके पूरी दुनिया भर के ट्रेड को बढ़ाया जा सके। और इसमें जो कुछ इरेंट कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज जो कि रूल बेस्ड ऑर्डर पे काम नहीं करती हैं, कुछ कंट्रीज जो कि गलत प्रकार से धंधा करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना जैसी कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा हद से सस्ता माल दूसरी कंट्रीज में डंप करती हैं, उल्टे सीधे ट्रेड बैरियर्स लगा के ट्रेड को अपने फेवर में घुमाने की कोशिश करती हैं, ऐसी कंट्रीज के खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाएगा। और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल तरीके से बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करके डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की जाएगी, बायलेटरल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ये कोशिश है यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और ऐसा करने के लिए टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अब तक की हिस्ट्री से यह पता चलता है कि वो कंट्रीज जिन्होंने टेक्नोलॉजी को हार्नेस किया है वो इंटरनेशनल ट्रेड को डोमिनेट करती हैं, और आगे के फ्यूचर में भी ये कोई एक्सेप्शन नहीं होने वाला है। वो कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी को हार्नेस कर पाएंगी वो इंटरनेशनल ट्रेड को डोमिनेट करेंगी। जैसे 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन वॉज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, 20th सेंचुरी में कंप्यूटिंग पावर वॉज द बेस्ट टेक्नोलॉजी, वैसे ही 21st सेंचुरी में डाटा विल बी द बेस्ट टेक्नोलॉजी। और डाटा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन कंप्यूटिंग, ठीक है, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सब आ जाती हैं। तो ओवरऑल इस फील्ड में जो कंट्रीज एक्सेल करेंगी आगे आने वाले समय में वो सबसे आगे बढ़ेंगी, ठीक है भाई। तो बिजनेसेस एम करेंगे कि कैसे डाटा को हार्नेस करके, इनोवेट करके पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हम इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा सके, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सके। डाटा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप डाटा का एक्सेसिव इस्तेमाल करोगे तो मशीनेशन ज्यादा होगा, ऑटोमेशन ज्यादा होगा, और जब मशीनेशन और ऑटोमेशन ज्यादा होता है तो जो ह्यूमन इंटेंसिव जॉब्स होती हैं वो कम होती हैं, तो यहाँ जॉब्स भी जाएंगी। लेकिन ओवरऑल आप देखो तो इसके बेसिस पर हम ई कॉमर्स में और वर्चुअल वर्ल्ड में नई स्किल्स पैदा कर सकते हैं, नई वर्कफोर्स लाने के लिए। तो देखिए अगर एक फील्ड में जॉब जा रही है तो उसके पैरेलली हम दूसरी फील्ड में जॉब क्रिएट कर सकते हैं, और जो दूसरी जॉब क्रिएट करेंगे वो ज्यादा पेइंग होगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो मशीनेशन है, ऑटोमेशन है, इसके दम पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी।
तो जो सरकारें हैं वो ज़्यादा वेलफेयर स्कीम चला सकती हैं, वर्कर्स को स्ट्रॉन्गर सेफ्टी नेट्स दे सकती हैं, वर्कर्स को प्रोटेक्शन दे सकती हैं, स्किल केयर ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशनल सपोर्ट दे सकती हैं उनकी फैमिलीज को, ताकि जो नौकरी जाने के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आती है वो उनके सामने ना आए। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के सामने कोविड-19 पैंडेमिक के समय पे बहुत से चैलेंजेस आए। इंडिया की इकोनॉमी 7.3% कम हुई है अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इंडिया में लगभग 1 करोड़ नौकरियां गई हैं अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। फिर जो ट्रेड है इंडिया का, दैट इज अप्रोक्सीमेटेड $493 बिलियन, जिसमें $290 बिलियन गुड्स का है, सर्विसेज $203 बिलियन पे। ठीक है, अगर आप IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोजेक्शंस के बारे में बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखो तो अगर इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चलता है तो डिमांड भी ओवरऑल उठेगी और इकोनॉमी भी ओवरऑल ओपन होगी। हमने देखा ही कि रिसेंटली वैक्सीनेशन थोड़ा तेज हुआ है, अच्छे खासे लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, सेकेंड वेव खत्म हुई है, तो चीजें ओपन अप होना शुरू हो रही हैं और इस ओपन अप होने के चलते इंटरनेशनल ट्रेड भी यहाँ पे बढ़ेगा। फिर मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021, अब देखिए 2021 ईयर की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 की बात नहीं हो रही है। सिर्फ 2021 की जनवरी से दिसंबर तक की बात करो तो पहला क्वार्टर हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च और दूसरा हो जाएगा अप्रैल मई जून। लेकिन अगर आप 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की बात करोगे तो पहले क्वार्टर की बात हो रही है। तो अप्रैल से जून में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थे इंडिया से वो $95 बिलियन पे थे, 6% से ज्यादा पिछले साल के क्वार्टर से। तो ओवरऑल आप बोलोगे कि दिस इज एन इंप्रूवमेंट। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। प्लस जो हमारा ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट बास्केट है जिसमें रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ये सब होते हैं, इनको तो हमको बढ़ाना ही है। प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या दिखाते हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को दिखाते हैं। जो चाइना जैसी कंट्रीज हैं वो अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की वजह से आज दुनिया भर के एक्सपोर्ट बाप बन के बैठी हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे इंडिया को ही बोलना है। तो एक वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड फिनिश प्रोडक्ट्स इकोसिस्टम हमको बनाना है। एक प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर। आप बोलोगे प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल SEZ होता है। अब मान लो टेक्नोलॉजी को कोई कंपनी है, TCS जैसी कोई कंपनी जिसको अपना धंधा खोलना है इंडिया में, तो अगर कोई IT का SEZ आपने बना दिया है तो कोई कंपनी जाएगी, उस कंपनी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के SEZ में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पहले से बना हुआ दिख जाएगा, उसको बस अपने एम्प्लॉयज लाना है, काम करना शुरू कर देना है। इसको प्लग एंड प्ले मॉडल बोलते हैं। मतलब कोई एक नया एंटरप्राइज अगर अपना धंधा शुरू करना चाहता है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप पहले से बना के रखो ताकि वो इमीडिएट बेसिस पे अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करो, धंधा शुरू कर दे। इसको आप बोलते हो प्लग एंड प्ले मॉडल। तो इस प्रकार के प्लग एंड प्ले मॉडल्स को इंडिया में इंप्रूव करने की जरूरत है। साथ साथ हमारे MSMEs को नर्चर करने की जरूरत है। इनको चीप इनपुट कॉस्ट, अच्छी टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट गुड्स सही तरीके से इंप्लीमेंट कराना, टैक्स असिस्टेंस, ये सब मिलना चाहिए। रीजन बीइंग कि MSMEs वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं इंडिया के अंदर। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, चॉपी वाटर्स। इंडिया मस्ट पुश फॉर द रैटिफिकेशन ऑफ UNCLOS बाय ऑल मेजर मैरीटाइम पावर्स इंक्लूडिंग द US। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए ओवरऑल अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इट टुक द स्टेज टू एड्रेस द UNSC ऑन अ डिबेट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, द फर्स्ट इंडियन प्रीमियर टू डू सो। आपको पता है कि भी रिसेंटली हम लोगों ने अगस्त में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभाली है और इस प्रेसिडेंसी के दौरान हमारे मोदी जी ने 5 प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए हैं। मैरीटाइम टाइज के ऊपर एक डिस्कशन हुआ है, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डिस्कशन में भी खूब लड़ाइयाँ हुई। लड़ाइयाँ मतलब ओवरऑल घुसंड नहीं चलने लगे। ये जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे, रशिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, US के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, बाप्स फेंक रहे थे। तो ये है लड़ाई यहाँ पे। अब कुल मिला के यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती हैं ऑफ द अब्यूज ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल सोवरेनिटी। तो एक तरफ US, दूसरी तरफ चाइना और रशिया। कैसे? तो भैया चाइना के ऊपर बात होती है किस चीज को लेके? साउथ चाइना सी को लेके। रशिया के ऊपर बात होती है यूक्रेन को लेके। उस पर थोड़ी देर में आते हैं। अब यहाँ पे मोदी जी की तारीफ की जा रही है और ये तारीफ सही भी है। मोदी जी एक 5 प्रॉन्ग प्लान लेके आए ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को वर्ल्ड वाइड इनहेंस किया जा सके, जिसमें कोऑपरेशन है, बैरियर्स को लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड के लिए हटाना, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को सक्सेस पीसफुली सेटल करना बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, नेचुरल डिजास्टर्स और मैरीटाइम थ्रेट्स को टैकल करना जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स ने बना रखे हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मैरीटाइम फ्रेमवर्क इंडिया ने फॉरवर्ड किया है, इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप मैरीटाइम फ्रेमवर्क की बात करो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो वो डील होता है उनक्लोज के हिसाब से, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के हिसाब से। और दिस इनक्लोज इज बेसिकली द लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू एक्टिविटीज इन द ओशंस, इलिसिट एक्टिविटीज को टैकल करने के लिए। अब ये जो टेरिटोरियल सी है, कंटीजियस जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये सब इनक्लोज कहलाया हुआ है। कुल मिला के मोदी जी का जो सागर विजन है वो भी इसके साथ मैच करता है। तो ओवरऑल मोदी जी ने बोला है कि भाई मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, कॉपरेशन करना है और उनक्लोज के नियम कानूनों के हिसाब से करना है। और इंडिया के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है बाकी कंट्रीज ने। मतलब कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज इस बात को मानती हैं कि ठीक है भाई, रूल बेस्ड ऑर्डर करेंगे। वो अलग बात है कि चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज अपने मन में अपने हिसाब से करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ चाइना सी और ब्लैक सी को लेके बवाल चल रहा है। साउथ चाइना सी को लेके आपने देखा है कि अक्सर कर जो वेसल्स हैं वो सी पे डेंजरसली एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन के अंदर चाइना पूरी तरीके से अपने आप का क्लेम दिखा रहा है। ओके, ऊपर से अगर आप ब्लैक सी की बात करो तो ब्लैक सी जो कर्च स्ट्रेट और सी ऑफ एजोव वाला इलाका है, वहां पे यूक्रेन वर्सेस रशिया वाला इशू हो गया है और यूक्रेन को यहाँ पे यूरोपियन पावर्स और यूएसए सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे एक नक्शा मैं आपको दिखा दूं, ये अगर ब्लैक सी है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ब्लैक सी के साथ बॉर्डरी कौन कौन लगाता है, फिर से बताता हूँ। टर्की साउथ में, नॉर्थ में यूक्रेन, रशिया। अब तो खैर ये क्रीमियन पेनिनसुला आपका रशिया के हाथ में आ गया है, लेकिन एक्चुअली में क्रेम इसको यूक्रेन करता है। ईस्ट में जॉर्जिया बाउंड्री लगाता है, टर्की की एक बहुत बड़ी बाउंड्री लगती है ब्लैक सी के साथ। फिर आप देखो तो बुल्गारिया और रोमानिया, और बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, ये बाउंड्रीज लगाते हैं ब्लैक सी के साथ। अब यहाँ पे ओवरऑल आप देखोगे तो यूक्रेन के और रशिया के बीच में एक छोटा सा समुद्र है जिसका नाम है सी ऑफ एजोव, और ये सी ऑफ एजोव ब्लैक सी के साथ जुड़ा हुआ है कर्च स्ट्रेट के साथ। तो ये याद रखिएगा, कर्च स्ट्रेट की लोकेशन, सी ऑफ एजोव की लोकेशन, ब्लैक सी की लोकेशन। आपसे किसी क्वेश्चन में सी ऑफ एजोव के बारे में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को जोड़ता कौन है? कर्च स्ट्रेट जोड़ता है। तो ओवरऑल डोनेट्स और एक दो और रीजन है यूक्रेन के बॉर्डर पे, यहाँ पे रशियन सेपरेटिस्ट लड़ रहे हैं यूक्रेन की सरकार से, वो रशिया के प्रति प्रो हैं। और साथ साथ ये क्रीमियन पेनिनसुला तो रशिया ने अब कब्जा ही रखा है। और यही मैरीटाइम क्लेम्स को लेके यूएसए बोल रहा है कि जो रशिया जैसी कंट्रीज हैं ये रूल बेस्ड ऑर्डर्स के हिसाब से नहीं चल रही हैं, अपने मन मुताबिक जो मन आता है वो करती हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिबेट हुई है, वहां पे वॉशिंगटन लगातार रशिया के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट एग्रेशन कर रहा है और कॉमर्स और एनर्जी एक्सेस को ब्लॉक कर रहा है। इस प्रकार के इल्जाम चाइना के ऊपर लग रहे हैं साउथ चाइना सी को लेके, और रशिया के ऊपर लग रहे हैं सी ऑफ एजोव और ये जो क्रीमियन पेनिनसुला वाला इलाका है इसको लेके। बहरहाल ओवरऑल अगर आप देखो तो ऑल्दो इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल इज ब्रीफ, 1 महीने की है, इट्स सस्टेन्ड कमिटमेंट टू प्रमोटिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड बोस्टिंग ट्रेड थ्रू सी रूट्स विल रिक्वायर इट टू बी एडरोइट in negotiating with this squabbling powers and creating seeking resolution to the very real conflicts at the heart of their disputes। तो कुल मिला के भले ही इंडिया यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी पे अपनी लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया को इन लड़ती हुई पावर्स के बीच में मांडवली करवानी है और इंडिया को अपने राइट्स को भी देखना है। एलएसी में हमारे राइट्स भी तो वायलेट हो रहे हैं ना, प्लस उनक्लोज के एनफोर्समेंट को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सीज है ना, इसके पास लैकिंग ऑफ टीथ बताए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9 डैश लाइन को एक्सेप्टेबल नहीं माना उनक्लोज ने, लेकिन चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। चाइना ने बोला उनक्लोज कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो 9 डैश लाइन के हिसाब से चलेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी मैरीटाइम पावर्स हैं, अगर वो उनक्लोज के नियम कानून को मानना ही बना कर देंगी तो क्या मतलब है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का? उनक्लोज की एक्सेप्टेबिलिटी तो तब है ना, इस लीगल फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी तो तब है ना जब अलग अलग कंट्रीज माने। जब मान ही नहीं रही है तो किस बात की एक्सेप्टेबिलिटी? तो ओवरऑल दिल्ली को यहाँ पे इस बात को इंश्योर करना है कि उनक्लोज को रेटिफाई करें सारी मेजर मैरीटाइम पावर्स और उसके चार्टर को वो माने भी, प्रैक्टिस भी करें। वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है भाई आपका अंडरमाइनिंग जस्टिस, द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन द अनयूजुअल डिले इन फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन कोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? अब फिर से यहाँ पे कंट्रोवर्सी उठ के आई है। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट को फटकार लगाई है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, और ये फटकार लगनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है कि भाई आपका इतना लैकेडाइजल एटीट्यूड क्यों है हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स की वैकेंसीज को लेके। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है एनवी रमन्ना साहब, इन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में 240 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, तो भाई
आप ये बताइए कि आपका क्या प्लान है, क्या आप इन ट्राइब्यूनल्स को बंद करना चाहते हो, क्यों नहीं आप इन ट्राइब्यूनल्स में मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हो। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स नहीं है, बहुत सारी ट्राइब्यूनल्स की सिलेक्शन कमिटीज ऑलरेडी अपने रिकमेंडेशंस दे चुकी हैं, बट आपने उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, जब भी कोई सिलेक्शन कमेटी अपना रिकमेंडेशन देती है तो उसके बाद सरकार उसको अप्रूवल देती है और उस पर्टिकुलर बंदे को उस ट्राइब्यूनल में अपॉइंट कर दिया जाता है। बट इस प्रकार के रिकमेंडेशंस के बाद भी फाइनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर सरकार के द्वारा इशू नहीं की गए हैं। फिर अगर आप हाई कोर्ट की बात करो तो हाई कोर्ट में एज ऑफ 1 अगस्त 2021 455 वैकेंसीज हैं और इसमें से बहुत सारी वैकेंसीज के लिए कॉलेजियम सिस्टम की तरफ से रिकमेंडेशन आ चुका है। तो खास बात यहाँ पे ये है कि जब ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज के लिए अलग अलग सिलेक्शन कमिटीज की तरफ से, कॉलेजियम की तरफ से अपॉइंटमेंट आ चुका है, तो यहाँ पे केंद्र की सरकार अपॉइंटमेंट कर क्यों नहीं रही है। और पहले दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी टॉप पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए सरकार को फटकार लगाई गई, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस ब्यूरो में हेड के अपॉइंटमेंट के लिए कितने समय के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड को अपॉइंट किया जाएगा। तो इन सब प्रकार की चीजों के लिए बहुत बार रिकमेंडेशंस जाते हैं केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार उनको इग्नोर कर देती है। तो यहाँ पे जो 2 जज बेंच बनी है सुप्रीम कोर्ट की, इसका ये बोलना है कि भाई क्या वजह है कि सेंटर इतना डिले कर रहा है ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट के लिए और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए। प्लस हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स का जो एजुकेशन है वो काफी डिले हो रहा है। फिर जुडिशरी में ये भी बोलना है कि देखिए, ये जो एनवी रमन्ना साहब, उनका ये भी बोलना है कि आप ट्राइब्यूनल्स में जब अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो लोगों का, तो आपका क्या प्लान है कि क्या आप ट्राइब्यूनल्स को बंद करने की मूड में हो। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो सीधी सीधी बात है कि अभी रिसेंटली ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जो नियम कानून सरकार लेके आई है, अभी ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कौन सा नियम कानून सरकार लेके आई है जिसके थ्रू ट्राइब्यूनल्स की फंक्शनिंग के ऊपर, वहां पे मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर, उनकी सैलरी कंडीशंस के ऊपर, उनकी वर्क कंडीशंस के ऊपर, उनको इमोल्यूमेंट्स को लेके सरकार अपने पास पावर ले रही है। मतलब ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाने के लिए सरकार रिसेंटली कौन सा नियम कानून लेके आई है, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है, नीचे मुझे कमेंट में करके बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे एनवी रमन्ना साहब का और सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है कि भाई देखिए, ट्राइब्यूनल्स क्यों बनाए गए थे। ट्राइब्यूनल्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी इशू होगा, तो मैटर कहां जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाएगा। और फिर सेंट्रल एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी नियम कानून है उसमें एक्सपर्ट्स को ही कैट में बैठाया जाएगा। उसी प्रकार से और ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं आपके कॉमर्शियल मैटर्स के लिए, लीगल मैटर्स के लिए। तो ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, डोमेन एक्सपर्टाइज एंड क्विकर एडजुडिकेशन। तो हाई कोर्ट से कुछ स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शंस उठा के कुछ ट्राइब्यूनल्स को दे दी गई, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो एनवायरमेंटल जो लेजिस्लेशन है, आप एनजीटी जा सकते हो, एनजीटी के बाद हाई कोर्ट जा सकते हो, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो अब बात यहाँ ये बताई जा रही है कि जब इन ट्राइब्यूनल्स को क्विक एडजुडिकेशन के लिए बनाया गया, डोमेन एक्सपर्टाइज के हिसाब से बनाया गया, अगर आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं करोगे तो ये बॉडीज डिसफंक्शनल हो जाएंगी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज की वजह से। तब इनको बनाने का मतलब क्या है, ये सवाल यहाँ पे सरकार से पूछा जा रहा है। फिर रिसेंटली कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी डिमांड उठ के आई है कि एक नेशनल बॉडी बनाई जानी चाहिए जो कि ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को और ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स की जो फंक्शनिंग है उसके अप्रूवल को देखे। लेकिन इस बॉडी को भी बनाने से मना कर दिया है किसने, यूनियन गवर्नमेंट ने। अभी तक तो यूनियन गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है। अगर बात की जाए हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की, तो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रही सरकार, इसके लिए तो देखिए एक लॉजिकल रीजन बताया जा रहा है। आपको पता है कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था केंद्र सरकार ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द बोल दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था। उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम के हिसाब से ही होगा। मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव की ताकत थी ओवर सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो शायद इसी चीज का बदला केंद्र सरकार ऐसे निकाल रही है कि अब कॉलेजियम से जो भी नाम रिकमेंड किए जाते हैं हाई कोर्ट के जजेस की वैकेंसी के लिए, उसको केंद्र की सरकार क्लियर ही नहीं करती है। ये यहाँ पे एक एजम्पशन निकाला जा रहा है। मतलब जुडिशरी ने अपने अपॉइंटमेंट में सरकार को बाहर रखा, सरकार को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। तो अब सरकार भी जुडिशरी की बात नहीं सुन रही है, तो कॉलेजियम के थ्रू जो भी नाम क्लियर होकर आते हैं हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए एज अ जज, उनको अपॉइंट ही नहीं करती सरकार। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इस प्रकार से अपॉइंटमेंट को डिले करोगे तो नुकसान यहाँ पे इंडिया के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को। ऑलरेडी हमको इस बात से पता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारे देश में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। ओवरऑल सालों सालों तक केस पेंडिंग पड़े रहते हैं
और कुछ भी होता नहीं उन केसेस के ऊपर, ये सब बातें हमको पता है। अब इन चीज़ों को आपको एड्रेस करना है तो आपको ट्राइबल्स में और हाई कोर्ट में लोगों का अपॉइंटमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। अब आप अपॉइंटमेंट नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, ये पर्टिकुलर व्यू पॉइंट यहाँ पे उठाया जा रहा है। तो केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ओवर डिलेड अपॉइंटमेंट इन ट्राइब्यूनल्स एंड ओवर डिलेड अपॉइंटमेंट्स इन हाई कोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, इट्स द इकोसिस्टम स्टूपिड, a message from Japan tells us why India is no longer a flourishing era of economic activity। अब इट्स द इकोसिस्टम स्टूपिड, देखिए क्या है यहाँ पे सीन कि ओवरऑल हमारे जो हॉकी प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी ओलंपिक्स में। फिर आप देखोगे कि इस बार भी हमारी 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स के बाद अब तक हमारे पास मेडल नहीं आया था, हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आया। हमारी वुमेन्स हॉकी टीम ने भी अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि देखिए इस बार जो एथलीट्स उठ के आ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो ओवरऑल ओलंपिक्स में मेडल जीत के ला रहे हो हमारे लिए, वो टायर 3 सिटीज के हैं, हमारे देश के गाँव के हैं। अपने सेल्फ बिलीफ और डिटर्मिनेशन के दम पे, अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स के दम पे वो आगे आए हैं और ओवरऑल उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को जीता है, देश का नाम रोशन किया है। उसके लिए ऐसा नहीं है, उनको सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिला है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनको अच्छी डाइट देना, उनको अच्छी ट्रेनिंग देना, उनके लिए फॉरेन कोचेस को अवेलेबल करवाना। अब ऐसा नहीं है कि फॉरेन कोचेस, ट्रेनर्स और साइकोथेरेपिस्ट अच्छे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो एक एक्सपर्टीज को लेके आते हैं, जो एक्सपर्टीज इंटरनेशनल अरेना में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो हॉकी हो। तो इनेबलिंग इकोसिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस था, लेकिन इस इकोनॉमिक पावर हाउस के अंदर ओवरऑल स्पोर्ट्स को पुश देने के लिए, स्पोर्ट्स को ऊपर बैठाने के लिए पहले मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, अब ओवरऑल चीजें बदल रही हैं। जापान की तरफ से यही मैसेज आया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया अब इस प्रकार से आगे बढ़ रही है कि उसमें एक इनेबलिंग इकोसिस्टम आ रहा है, आना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से नहीं आया है। मतलब कि जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, होता है ना ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट, तो आपने ग्रोथ में ये देखा कि ओवरऑल सिर्फ आपके जीडीपी नंबर्स बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ है, लेकिन उस ग्रोथ के साथ साथ आप अलग अलग तबके को भी अपने साथ समोट के चलो, इस बात को इंश्योर करो कि उस ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं वो सारे क्लासेस को मिले, इसको आप डेवलपमेंट बोलते हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के दम पे आप एक इनेबलिंग इकोसिस्टम बना रहे हो, जिसके बेसिस पे हमारे एथलीट्स को मौका मिल रहा है वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लेने का, और उसके बेसिस पे वो इंटरनेशनल एरेना में अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और इसको यहाँ पे ऑथर ने जोड़ दिया किसके साथ, आरसीईपी के साथ, कि जब हमारे एथलीट्स को सपोर्ट मिला सरकार की तरफ से तो वो दुनिया भर में ओवरऑल इंटरनेशनल एथलीट के सामने गए और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन आरसीईपी को लेके यहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज कर दिया ऑथर ने। आरसीईपी में इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम आरसीईपी ज्वाइन कर लेते हैं तो इंडियन प्रोड्यूसर्स को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को फॉरेन एक्सपोर्टर्स के साथ कंपीट करना पड़ेगा, और भारत सरकार को लगता है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स कंपीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक निगेटिव अप्रोच लेके चल रहा है इंडिया, ऐसा ऑथर बोल रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि इंडिया को आरसीईपी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जब हम आरसीईपी ज्वाइन करेंगे तो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स मजबूर हो जाएंगे वियतनाम, चाइना जैसे एक्सपोर्टर्स के साथ कॉम्पीट करने के लिए, तब रियल लेवल पे इंटरनेशनल एफिशिएंसी ट्रेड में हम लोग लेके आ पाएंगे। ये व्यू पॉइंट इस आर्टिकल में दिया गया। तो एथलीट्स के साथ यहाँ पे इंडियन प्रोड्यूसर्स की एफिशिएंसी को जोड़ दिया गया एंड में। पुलाप्र बालाकृष्ण साहब ने इस आर्टिकल को लिखा, सोनीपत हरियाणा में अशोक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप इन 5 आर्टिकल से आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। मैं इस एडिटोरियल को छोटा रखने की कोशिश करता हूँ, बट जैसे तैसे करके वो लगभग 40 मिनट में पहुंच ही जाता है। बट आई होप आपके लिए यूजफुल हो, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।